हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट की 6th पोएम करने जा रहे हैं जिसका नाम है अमांडा, रिटन बाय रॉबिन क्लेन। रॉबिन क्लेन एक ऑस्ट्रेलियन पोएटेस है और इन्होंने बच्चों की किताबें लिखी हैं। इस पोएम में पोएटेस हमें एक मैसेज देना चाहती है और मैसेज क्या है कि देयर शुड बी अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। बच्चों और उनके माता पिता के बीच में एक अच्छा सॉलिड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों को ज़्यादा रिब्यूक नहीं करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे फिर इस दुनिया को, आसपास की चीज़ों को, अपने पेरेंट्स को डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं और वे एक डेफ ईयर बना लेते हैं, यानी कि हमारी बातों को अनसुना करना शुरू कर देते हैं। तो आइए हम पोएम की ओर बढ़ते हैं। पोएम में जैसे टाइटल से ही पता चल रहा है कि एक कैरेक्टर है, एक लड़की है जिसका नाम है अमांडा। अमांडा को उसके पेरेंट्स में से एक, आइदर मदर और फादर, या तो माँ या फादर, एक उनमें से इस लड़की को एड्रेस कर रहा है, इसको संबोधित कर रहा है, इसके साथ बात कर रहा है। वो मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है। यहाँ पर स्पेसिफिक बताया नहीं गया है कि लड़की के साथ बात कौन कर रहा है। तो आइए देखते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। एक लाइन में आपको अमांडा दिखाई दे रहा है, दूसरी लाइन में फिर से अमांडा। इनकी बार बार अमांडा को एड्रेस किया जा रहा है। पहले अमांडा को कुछ बातें कही जाती हैं, उसके बाद अमांडा अपनी इमेजिनेशन में कुछ सोचती है, इमेजिन करती है। क्योंकि जब बच्चे को डांटते हैं तो उसके बाद बच्चे के मन में तरह तरह के विचार आते हैं, और वे विचार क्या हैं इस पोएम में अमांडा के माध्यम से भी बताया गया है। डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखूनों को बाइट मत करो, उनको निबल मत करो, उनको कुतरो मत। हो सकता है अमांडा बैठी हुई अपने नाखूनों को चबा रही हो, तो उसके मदर या फादर में से कोई एक उसको क्या कहता है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। हंच क्या होता है? रेज करना, शोल्डर्स को ऐसे रेज करना, ऊपर उठाना। और जो आपकी बॉडी का टॉप पार्ट है, ये वाला पार्ट जो टॉप पार्ट है, उसको बैंड करना ऐसे। तो जब आप ऐसे कंधे उठा लोगे और ऐसे बॉडी को पार्ट कर लोगे तो पीछे यहाँ पर एक कुबड़ की तरह का पोर्शन हो जाएगा, जिससे आपके शरीर का, आपकी बॉडी का पोस्चर, उसका जो आकृति है, जो शेप है, वो बिगड़ जाएगी। तो इसी प्रकार से हमेशा कहा जाता है कि सीधे होकर के बैठो। तो क्या कहते हैं? डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने कंधों को मत उचकाओ। डोंट रेज योर शोल्डर्स एंड बैंड द टॉप पार्ट ऑफ योर बॉडी। क्या कहते हैं कि अपने कंधों को मत उचकाओ, उनको ऐसे ऊपर की ओर मत उठाओ, और अपनी बॉडी के अपर पार्ट को बैंड मत करो। स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लॉचिंग एक एक्शन होता है, चाहे वो खड़े होने का हो, चाहे वो मूविंग, चलने का हो, चाहे वो बैठने का हो। एक्शन ऑफ स्टैंडिंग, मूविंग, सिटिंग। लेकिन कैसे? इन अ लेजी वे। आप चल रहे हैं, आलस्य में चल रहे हैं। आप बैठे हुए हैं, आलस्य में बैठे हैं। आप खड़े हैं, आलस्य से खड़े हैं। तो पेरेंट्स में से एक क्या कहते हैं? स्टॉप दैट स्लॉचिंग। ये जो तुम्हारी लेजी मैनर है, इसमें अमांडा बैठी हुई है, क्योंकि आगे कहा है कि सिट अप स्ट्रेट, सीधे होकर के बैठो। इट मीन्स वो बैठी हुई है। लेकिन स्लॉचिंग कुछ भी हो सकता है, चलना भी हो सकता है, खड़े होना भी हो सकता है, बैठे होना भी हो सकता है। लेकिन कैसे? इन आ लेजी वे। तो उसको क्या कहा जाता है कि तुम स्लॉचिंग मत करो, तुम इस तरह से लेजी वे में, लेजी मैनर में मत बैठो। सिट अप स्ट्रेट, सीधी होकर के बैठो।
बिल्कुल सही पोस्चर में बैठो अमांडा। अमांडा को 2-3 बातें यहाँ पर कही जाती हैं कि नाखूनों को मत कुतरो और अपने शोल्डर्स को मत उचकाओ और लेजी तरीके से, लेजी मैनर में मत बैठो और सीधे होकर के बैठो। इस प्रकार से उस बच्ची को डांटा जा रहा है। तब उसके मन में क्या विचार आते हैं, क्योंकि वो ओपनली तो बोल नहीं सकती अपने पेरेंट्स को। देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर इज द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब वो कल्पना करती है, वो इमेजिन करती है कि क्या होना चाहिए। देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी समुद्र। एमराल्ड एक प्रकार का नग होता है, जैसे मैंने ये क्या डाला हुआ है, मूंगा डाला हुआ है, तो एक ग्रीन कलर का स्टोन है, एक पत्थर जैसे पन्ना। एमराल्ड क्या होता है, पन्ना। पन्ना एक प्रकार का नग है, जैसे माणिक हो सकता है, नीलम हो सकता है। तो यहां पर जो एमराल्ड की बात की गई है वो एक प्रकार का स्टोन है, जिसको हिंदी में पन्ना कहते हैं। तो क्या कहते हैं, देयर इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब एक इस प्रकार से चलना कि आपको फिजिकल एफर्ट ना लगाना पड़े। जब पानी होता है और पानी की धार बहती है, आप उसमें कागज की कश्ती बनाकर जब डालते हैं तो वो कागज की कश्ती बिना प्रयास के आगे की ओर चल पड़ती है। ऐसे ही जब आप पानी में, बहते हुए पानी में जाते हो तो आपको ज़्यादा फिजिकल एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, मूविंग विद लिटिल फिजिकल एफर्ट, मीन्स रिलैक्स, आप रिलैक्स मूड में हो। एमराल्ड यहां पर इसका मतलब है ग्रीन कलर, क्योंकि जो एमराल्ड होता है, जो पन्ना होता है, जो वो स्टोन है, उसका कलर ग्रीन होता है। एमराल्ड सी कहती है एक ग्रीन कलर का समुद्र हो और उसमें वो रिलैक्स करे, बिल्कुल आराम से मूव करे, बिना किसी फिजिकल एफर्ट के उसमें वो चलती जाए। और कैसे, वेयर इज द सोल, सोल अकेला, ओनली, वन एंड ओनली, कहते हैं वहां पर केवल मैं ही हूं अकेली और कोई ना हो। इनहैबिटेंट ड्वेलर, निवासी, कि वहां पर रहने वाला केवल एक ही निवासी हो, कौन, मी। एक बहुत बड़ा ग्रीन कलर का समुद्र हो, उसमें मैं रिलैक्स तरीके से रहूं, बिल्कुल शांति से रहूं और वहां पर केवल अकेली मैं ही एक ड्वेलर हूं, मैं ही एक वहां पर रहने वाली एकमात्र व्यक्ति बनूं। ऐसा कौन सोच रही है, अमांडा, क्योंकि अमांडा को डांट दिया गया है। अब मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग मूविंग, चलना, बड़े स्लोली चलना, धीरे धीरे चलना, ब्लिसफुली बड़ी खुशी से। और क्या कहती है कि मैं एक मरमेड, मरमेड क्या होती है, जलपरी, जो पानी की एक मछली होती है। एक हमने अक्सर फेरी टेल्स में सुना है, परियों की कहानियों में सुना है कि पानी में चलने वाली एक क्या होती है, मत्स्य, एक मछली होती है जो आदमी की तरह होती है। पीछे का पोर्शन कैसा होता है उसका, मछली का होता है, लोअर पोर्शन और अपर पोर्शन मनुष्य का होता है। तो ये कहती है कि उस हरे समुद्र में मैं एक मरमेड बन करके, एक जल वाली मछली बन करके धीरे धीरे बड़े आराम से खुशी से क्या करूं, इंजॉय करूं। तो ये कल्पना किसकी है, अमांडा की है, क्योंकि वो इन बातों से बहुत ज़्यादा परेशान है। यदि हम इसी स्टेंजा में बात करें डिवाइसेज की, कि इस स्टेंजा में कौन कौन सी डिवाइसेज प्रयोग की गई है, तो आप देखिए, डोंट, डोंट, जब किन्हीं लगातार आने वाली 2 लाइनों में सेम वर्ड आ जाए तो उसमें क्या होता है, एनाफोरा। उसको क्या बोलते हैं हम, एनाफोरा। इन 2 लाइनों में क्या है, एनाफोरा डिवाइस का यूज किया गया है। आगे देखिए, यहां पर है एमराल्ड सी, कि समुद्र जो है वो एमराल्ड है, लेकिन एमराल्ड तो एक स्टोन होता है। जैसे हिंदी में अगर हम कहें चंद्रमुख, और ये कहते हैं चंद्र सा मुख, चांद के जैसा मुखड़ा, चांद के जैसा मुख, वहां तो हो गया आपका सिमिली, उपमा अलंकार। लेकिन जब ये कहते हैं कि चंद्रमुख, चंद्रमुख के मुख ही चांद है,
तो वहां पर होता है रूपक अलंकार, मेटाफर। तो यहां पर समुद्र ही एमराल्ड है, समुद्र हरे रंग का नहीं है, लेकिन उसके साथ उसकी कंपैरिजन की गई, किसके साथ? एमराल्ड के साथ। एमराल्ड तो एक स्टोन है, कि समुद्र क्या है? वो एमराल्ड ही है। ये नहीं है कि एमराल्ड के जैसा है, एमराल्ड सी बोल दिया कि समुद्र एमराल्ड ही है। तो इस वजह से यहां पर क्या है? मेटाफर किया। तो यहां पर भी कंपैरिजन ही है, लेकिन अगर कंपैरिजन एज या लाइक से करते फिर यहां पर क्या होता? यहां पर सिमिली होता। आगे देखिए, इसमें अगर आप बात करें स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, इसमें तो आप देखिए एस 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 और एस, जब किसी लाइन में आने वाले वर्ड्स के इनिशियल अल्फाबेट्स एक जैसे साउंड देते हो, हिंदी में अनुप्रास और इंग्लिश में एलिट्रेशन, तो एस 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 की बार बार आवृत्ति होने से इस लाइन में क्या है? एलिट्रेशन का यूज किया गया है। एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास अलंकार, हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। इसमें किसका यूज हुआ है? एलिट्रेशन का। एक और चीज देखिए, डोंट हंट योर शोल्डर्स अमांडा। अब इसमें आपको बताया था एक डिवाइस होती है एसोनेंस। एसोनेंस कौन सी डिवाइस होती है? जिसमें वाउल साउंड, स्वर की साउंड किसी भी लाइन में शुरू में आ जाए, यानी कि वर्ड के इनिशियल में आ जाए, शुरू में आ जाए, बीच में आ जाए या एंड में आ जाए, और लगातार एक ही साउंड आ रही हो, तो उसमें बोलते हैं एसोनेंस। तो इसमें देखिए डोंट ओ, योर ओ, शोल्डर ओ, बार बार ओ की साउंड आ रही है। तो इस लाइन में ओ की साउंड आने की वजह से, एक ही वाउल की साउंड आने की वजह से इस लाइन में कौन सा हो गया? एसोनेंस। तो इस प्रकार हमने इस स्टैंजा में डिवाइसेज भी कर ली है। अमांडा को उसके मदर या फादर में से कोई भी डांटता रहता है, और पहले स्टैंजा में हमने देखा कि किस प्रकार से उसको कहा गया कि अपने नेल्स मत बाइट करो, ये मत करो, वो मत करो। अब आइए देखते हैं आगे क्या कहते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? पहले में तो उसको केवल इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी, तो लास्ट में क्या था? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन था यहां पर। अब क्वेश्चंस पुट किए जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन की फॉर्म में उसको एड्रेस किया जा रहा है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? हर घर में हर पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बात पूछते हैं। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? क्या तुमने अपने कमरे की सफाई कर ली है? ये क्वेश्चंस पुट किए जा रहे हैं, किससे? अमांडा से, कि क्या अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है, क्या तुमने कमरे की सफाई कर ली है। आई थॉट, और जो भी पेरेंट्स मुझसे बोल रहा है, मदर या फादर, क्या कहते हैं? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। क्या कहते हैं? कि मैं ऐसा सोचता हूं या मैं ऐसा सोचती हूं। अगर मदर है तो ऐसा सोचती हूं, फादर है तो ऐसा सोचता हूं कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने शूज भी क्लीन कर लो अमांडा। तो क्या तुमने ये तीनों काम कर लिए हैं? और ये सुन करके अमांडा फिर से इमेजिन करती है, और क्या इमेजिन करती है? बैठी हुई सोचती है, आई एम एन ऑर्फन, ऑर्फन अनाथ, हैविंग नो पेरेंट्स, जिसके मदर फादर ना हो, उसको बोलते हैं ऑर्फन। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग घूमना, द स्ट्रीट, क्या कहती है? काश मैं एक अनाथ होती। ऐसा सोच लिया, इतना परेशान हो गई। इस यहां से एक मैसेज मिलता है कि बच्चों को ज़्यादा डांटना भी नहीं चाहिए, उनके साथ प्यार से रहना चाहिए, तभी तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बन सकता है। तो अमांडा कहती है कि आई एम एन ऑर्फन, काश मैं एक अनाथ होती, और अनाथ होती तो क्या करती? गलियों में घूमती, क्योंकि फिर तो आज़ाद होती, कोई उसे टोकने वाला नहीं होता। आई पैटर्न, और क्या करती है गलियों में घूम करके? पैटर्न, आकृतियां। आप जैसे देखते हो कि ये इस पैटर्न में बना हुआ है, ये चीज में पैटर्न ऐसा है,
डिजाइन। तो मैं क्या करती, मैं डिजाइन बनाती, सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट। जब आपके पैर नंगे होते हैं, पैरों में चप्पल, स्लीपर, शूज कुछ नहीं होते, तो ये कहती है कि मैं तो नंगे पैर होती और गलियों में घूमती। गलियों में क्या होता, डस्ट होती। डस्ट कैसी होती, बड़ी सॉफ्ट होती, बड़ी मुलायम। तो क्या कहती है अमांडा कि जब मैं गलियों में घूमती तो मैं सॉफ्ट डस्ट पर, जो धूल है जो बड़ी सॉफ्ट है, उस पर पैटर्न बनाती। और कैसे बनाती, मेरे पैर नंगे होते, और जब पैर नंगे होते हैं तो आवाज नहीं आती है। हस्ट, हस्ट मतलब बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल आराम से मैं अपने पैर से, जो बिल्कुल शांत होते, जिनमें कोई हलचल नहीं होती, कोई साउंड नहीं होती, उससे गलियों में अपनी मन मर्जी के पैटर्न बनाती। मतलब मैं अपनी मन मर्जी करती। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। मतलब क्या होता, वो जो शांति होती, क्योंकि यहाँ पर तो डिस्टर्ब है पूरा सिस्टम, इसको डांटते रहते हैं, लेकिन उस समय जो चुप्पी होती, जो कामनेस होती, जो पीस होती, वो कैसी होती, गोल्डन होती, मेरे लिए सुनहरी होती, मेरे लिए बहुत अच्छी होती। तो यहाँ पर साइलेंस को ही गोल्डन बोल दिया गया है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जब मैं आज़ाद होती तो वो फ्रीडम मेरे लिए स्वीट होती, मुझे बहुत अच्छी लगती, मुझे बहुत प्यारी लगती। वो फ्रीडम कैसी होती, बहुत लवली होती। मतलब क्या है कहने का कि वैसे तो एकांत में रहना नहीं चाहिए। जब एकांत में रहते हैं तो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। लेकिन यहां पर अमांडा क्योंकि बहुत परेशान हो चुकी है अपने पेरेंट्स से डांटे जाने की वजह से, तो बार बार यही कहती है कि जो साइलेंस भी मेरे लिए सोने की तरह होती, सुनहरी होती, और वो फ्रीडम मुझे बहुत अच्छी लगती। तो किस प्रकार से पेरेंट्स उसको डांटते हैं और अमांडा अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करती है। तो देख लेते हैं इसमें डिवाइसेज कौन कौन सी है। एक तो ये देख लीजिए, द साइलेंस इज गोल्डन, यानी कि साइलेंस ही गोल्डन है। तो यहां पर मेटाफर का यूज है, इसमें मेटाफर यूज किया गया है, और इसमें भी क्या है, द फ्रीडम इज स्वीट, इसमें भी यहां पर मेटाफर का यूज किया गया है। और एक इमेजरी है, इमेजिनेशन है। इस पूरे के पूरे स्टैंजा में इमेजरी का भी यूज है, क्योंकि ऐसा वास्तव में नहीं है। क्या वास्तव में वह ऑर्फन है, वह वास्तव में ऑर्फन नहीं है। इस वजह से इसमें इमेजरी का यूज हुआ है। अगर हम आगे बात करें, आई थॉट, आई टोल्ड यू टू योर शूज। ओ की साउंड आ रही है, ओ एक वाउल है, और जब कोई भी एक वाउल, सेम साउंड वाला वाउल किसी भी सेंटेंस में इनिशियल पोजीशन में आ जाए, मतलब शुरू में आ जाए, मिडल में आ जाए, या एंड में आ जाए, यहाँ पर एंड में है, यहाँ पर मिडल में है, यहाँ पर भी मिडल में है, तो उसमें कौन सी डिवाइस होती है, एसोनेंस। कौन सी, एसोनेंस। तो यहाँ पर एक एसोनेंस डिवाइस का भी यूज किया गया है। आपको एसोनेंस और एलिट्रेशन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एलिट्रेशन वहाँ होता है जहाँ पर सेम वाउल किसी भी लाइन के शुरू में आए, हर वर्ड के शुरू में आ जाए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। लेकिन एसोनेंस में तो वाउल साउंड कहीं पर भी आ सकती है, एंड में भी आ सकती है, मिडल में भी आ सकते हैं किसी वर्ड के। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, एसोनेंस है। इस प्रकार से हमने इस स्टैंजा की भी डिवाइसेज कर ली है। अमांडा ने सोच लिया कि वो ऑर्फन होती, वो एमराल्ड सी में घूमती। अब आगे उसके पेरेंट्स, मतलब मदर या फादर में से कौन उसको क्या कहता है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अमांडा तुम चॉकलेट मत खाओ। आपको भी रोका जाता होगा बच्चों को कभी चॉकलेट खाने से, चिप्स खाने से, फास्ट फूड खाने से। तो इसमें भी अमांडा को रोका जा रहा है कि आप चॉकलेट मत खाइए। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। एक्ने क्या होते हैं, मुंह पर स्किन डिजीज हो जाते हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती है, पिंपल्स निकल आते हैं। तो
जिस उम्र में अमांडा है, अमांडा टीन एज में है, 12 से 13 साल की उम्र की लड़की है, और इस उम्र में बच्चों के मुंह पर एक्ने पिंपल्स निकल आते हैं, तो उसको रोका जाता है कि तुम अपने एक्ने, अपने पिंपल्स को देखो, अपनी स्किन जो डिजीज है, जो रोग है तुम्हें उसको देखो, जो प्रॉब्लम है। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। आइदर फादर और मदर, मदर या फादर में से एक बोल रहा है उसके साथ, उसको पूछते हैं, क्योंकि बच्चे ना अक्सर अपने पेरेंट्स के सामने नज़र उठा के नहीं देखते जब उनको डांटा जा रहा होता है, बस नज़र नीचे झुका के रखते हैं। तो बोलते हैं कि जब मैं आपसे बात कर रहे हैं हम आपसे, तो मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देख करके बात करो, अपनी नज़रें ऊपर उठाओ। अमांडा को ऐसे कहा जाता है। विल यू प्लीज, और रिक्वेस्ट भी हो रही है कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं हम आपसे बात कर रहे हैं। मदर या फादर में से उसको एक ये बात बोलता है। इस दौरान अमांडा क्या सोचती है? आई एम रैपुंजल, मैं क्या होती? रैपुंजल होती। अब पहले रैपुंजल कौन है इसके बारे में जान लेते हैं। रैपुंजल की एक कहानी है, कहानी के डीप में ना जाते हुए शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं कि रैपुंजल को एक जादूगरनी ने, एक विच ने एक टावर पे कैद किया हुआ है। जब भी वह विच उस टावर पे ऊपर जाना चाहती है, उस पर ना कोई सीढ़ी है, कोई रास्ता नहीं है, केवल टावर पे सबसे टॉप पे एक विंडो है। और रैपुंजल के बाल इतने बड़े हैं कि जब भी जादूगरनी को ऊपर जाना होता था, वो रैपुंजल को बोलती थी कि अपने बाल नीचे गिराओ। रैपुंजल अपने बाल नीचे गिरा देती थी और जादूगरनी, वो विच, उन बालों का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ जाती थी। यह सिस्टम ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन एक राजकुमार आया और उसने छिप करके ये बात देख ली। उसने भी कहा कि रैपुंजल अपने बालों को नीचे गिराओ। उसने विंडो से बाल नीचे गिराए। राजकुमार प्रिंस उन बालों का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ गया और उसको पता चला कि वास्तव में प्रॉब्लम क्या है। इसको तो जादूगरनी ने यहाँ पर इम्प्रिजन किया हुआ है, कैद किया हुआ है। फिर राजकुमार और रैपुंजल दोनों में आपस में प्यार हो जाता है और दोनों शादी के लिए सोचने लगते हैं। इस प्रकार से रैपुंजल की कहानी है। अमांडा कहती है आई एम रैपुंजल, काश मैं रैपुंजल होती। आई हैव नॉट अ केयर, फिर मुझे किसी चीज की परवाह ना करनी पड़ती, मैं किसी चीज की कोई केयर ना करती। अब ऐसा क्यों कहती है? रैपुंजल तो परेशान थी, प्रॉब्लम में थी, कैद थी, ये ऐसा क्यों कहती है ये हमें आगे पता चलेगा। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल क्या होता है? शांत, पीसफुल, फ्री फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस, किसी भी डिस्टर्बेंस से फ्री होना ट्रैंक्विल। एंड रेयर, बड़ा दुर्लभ, किसी किसी को ऐसा जीवन नसीब होता है जो बिल्कुल शांत लाइफ जिए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो अमांडा यहाँ पर कहती है कि वहाँ पर जो टावर में मेरा लाइफ होगा, जो ऊंचे से मीनार पे एक टावर में जहाँ पे मैं रहूँगी, वहाँ पर लाइफ बिल्कुल डिस्टर्बेंस से फ्री होगा और बिल्कुल रेयर होगा, दुर्लभ होगा, क्योंकि वहाँ मेरे को कोई डांटेगा नहीं, किसी प्रकार की कोई वहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं होगी। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। उसके बालों का कलर कैसा था? ब्राइट। कहती है मैं वहाँ पे शांति से क्यों रहूँगी? क्योंकि मैं कभी भी अपने बालों को नीचे गिराऊंगी ही नहीं। रैपुंजल के बाल तो बहुत बड़े थे, अगर अमांडा रैपुंजल हो जाती है तो अमांडा के बाल भी बहुत बड़े होंगे। तो अमांडा कहती है कि मैं अपने बालों को कभी नीचे गिराऊंगी ही नहीं, और जब मैं बालों को नीचे नहीं गिराऊंगी तो कोई बालों का सहारा लेकर के ऊपर आ भी नहीं पाएगा और मैं एक शांत लाइफ जीऊंगी। अब चलिए इसका अगला स्टेंजा देखते हैं। अंत में अमांडा की मदर या फादर में से एक जो उसको डांट रहा है या डांट रही है, क्या कहते हैं? स्टॉप द सल्किंग एट वंस अमांडा। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। सल्किंग का मतलब होता है एनोयड होना, एनोयड नाराज या अपसेट। जब पेरेंट्स उसको बार बार डांट रहे हैं, बार बार उसको कह रहे हैं
कि ये मत करो वो मत करो, तो वो साइलेंट बैठी है। पेरेंट्स को लगता है कि वो नाराज हो गई है, सल्किंग, एनोयड है, अपसेट है वो बहुत ज़्यादा, तो पेरेंट्स को और गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उनकी बातों का जवाब नहीं दे रही है। अमांडा चुप बैठी है, तो क्या कहते हैं, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। अरे ऐसे बैठना बंद करो कि जैसे कि तुम नाराज लग रही हो, चुपचाप बैठी हो, अपसेट हो। स्टॉप दैट सल्किंग, यू आर ऑलवेज सो मूडी, और तुम तो हमेशा से मूडी रही हो। मूडी किसको कहा जाता है? आप कई बार कहते हैं कि उसके पास चलते हैं, उससे बात करते हैं। अरे नहीं नहीं, वो तो मूडी है। मूडी मतलब रेगुलर चेंज इन बिहेवियर, किसी के व्यवहार में चेंजेस आते रहना, कभी खुश, कभी गुस्सा, कभी नाराज, कभी हंसमुख। कि तुम तो हमेशा से मूडी रही हो, तुम्हारे मूड का पता ही नहीं है, तुम्हें कब क्या हो जाता है, तुम ऐसे बैठी हो, तुम्हें ऐसे नहीं बैठना चाहिए। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेक्ट एट यू, और क्यों नहीं बैठना चाहिए? इसलिए नहीं बैठना चाहिए कि अगर कोई तुम्हें देखेगा तो क्या सोचेगा कि शायद मैंने मतलब मदर या फादर में से एक बोल रहा है कि शायद मैंने तुम्हें नेक्ट किया है। नेक्ट मतलब रिब्यूक किया है, डांटा है, तो शायद मैं तुम्हें लगातार डांटता रहता हूं या डांटती रहती हूं, तो इस प्रकार से तुम ऐसे मत बैठो। इस पूरी की पूरी पोयम में हमें एक बच्चे के रिलेशनशिप कैसे हैं उसके पेरेंट्स के साथ ये दिखाया गया है। ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं यदि पेरेंट्स अपने बच्चों की प्रॉब्लम को समझें और उनको समझाएं। इसमें तो पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे के साथ हम जो बिहेव कर रहे हैं वो किसी और को पता चले और कोई और बच्चा भी ऐसा ही बन जाए जैसी अमांडा बनी हुई है। आई होप आपको पूरी पोएम समझ आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एक बात और, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।